अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9th की मैथ्स की बुक जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन है उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करने लगे हैं और टाइम कोड जो है वो आपको दे दिए गए हैं। उन पे क्लिक करके आप जो क्वेश्चन देखना चाहें वो देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उस वक्त मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं वो 6 होती हैं, किस तरह से उनकी फुल फॉर्म लिखते हैं और किस तरह से उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं ऊपर जो है लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पर आप जाके इनके बारे में ज़रा डिटेल में सुन सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये बताने लगी हूँ कि अभी जो हमने आज क्वेश्चंस करने हैं ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं एक्सरसाइज 6.3 के, उसके लिए ना आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि अब जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो इसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट इनको कैलकुलेट करना होगा। करेंगे तो हम कैलकुलेटर से, लेकिन ये बात जहन में रखें कि जब हम कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं ना तो ये शुरू की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। ये देखें आपके सामने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये बनी हुई हैं, लेकिन जब हमने निकालना होता है ना, ये देखें सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट थीटा, तो ये आपको ना यहाँ पे कैलकुलेटर पे नज़र नहीं आ रही। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सीकेंट, कोसीकेंट नज़र नहीं आ रही। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस वक्त फिर हम ये करते हैं कि जो ये शुरू की साइन, कॉस और टेन होती है ना, इन्हीं की हेल्प से ना फिर हम ये 3 निकालते हैं। अब वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए फ़र्ज़ करें अगर आपके सामने जो क्वेश्चन में ना सीकेंट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सीकेंट का तो बटन नज़र नहीं आया ना हमें कैलकुलेटर में। सीकेंट जो होता है ना वो 1/cos के इक्वल होता है, यानी कि ऊपर हमने कॉस पढ़ा हुआ है ना, उस कॉस का उलट कर लेना 1/cos तो वो सीकेंट बन जाता है। तो कोई क्वेश्चन हमारा अगर ऐसा आया जिसमें हमें सीकेंट निकालना हुआ तो हम कॉस निकालेंगे कैलकुलेटर पे, ये कॉस का बटन तो है ना कैलकुलेटर पे, उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, उलट कर लेंगे, वो किसकी बन जाएगी, सीकेंट की वैल्यू। तो इसका मसला तो देखिए हल हो गया। फिर अगर आपको कोसीकेंट आ जाता है तो ये देखें कोसीकेंट जो होता है ना वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा का, वही साइन थीटा जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो इस साइन थीटा का अगर हम उलट कर लें तो वो क्या बन जाएगा, कोसीकेंट। तो जो कोसीकेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हम यही चीज़ करेंगे, साइन थीटा लेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे और उस तरह से कोसीकेंट सॉल्व करेंगे। तो ये देखें कोसीकेंट का मसला भी हल हो गया। अब जो कॉट थीटा होता है ना, अच्छा कॉट थीटा 2 तरह से होता है, या तो हम उसको अगर हमें कॉज और साइन की वैल्यूज़ मिल जाएँ, कॉज और साइन को डिवाइड कर दें तो भी कॉट बन जाता है, हम कॉट निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी होता है कि कॉट जो होता है ना वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/tan थीटा होता है। जैसे ये थे ना रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है। अगर आप को कॉट थीटा निकालना है किसी क्वेश्चन में तो आप सिंपल कैलकुलेटर पर टेन थीटा कैलकुलेट कर लें, उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, वो आपको क्या निकल आएगा, कॉट थीटा। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ कब एक्सरसाइज में ना ये यूज़ होंगी हमारी चीज़ें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the following. पार्ट 1 साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। अब पार्ट 1 में आपको साइन और कॉस कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो ये कि हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसके लिए, और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है साइन 60, तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन का बटन नज़र आ रहा है, ये मैंने प्रेस कर दिया तो आपको स्क्रीन पे साइन नज़र आने लग गया। उसके बाद हमने साइन 60 लेना था तो आपने यहाँ पे ये देखें 60 लिया, तो उसके बाद आपने इसे इक्वल का साइन डाला तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये आ गई साइन 60 की वैल्यू। तो इसको हम ले लेंगे स्क्वायर रूट 3/2 माइनस, अब हमने निकालनी है कॉस 30 की वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉस का बटन प्रेस करेंगे, ये देखें इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉस 30 लेना था तो कॉस 30 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब आप ये देखें साइन 60 की भी वैसे ही वही वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 30 की भी वही वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3/2। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता है सेम वैल्यू जो है जब वो माइनस होती है तो वो हमें एक तरह से कट करके
आंसर में 0 दे देगी। इसका मतलब है हमने जब इन दोनों को एवेल्यूएट किया हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ये आपका पार्ट 1 था, बहुत सिंपल सा, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब आप आ जाए पार्ट 2। पार्ट 2 जो है उसमें आपको दिया गया है सीकेंट 45 को सीकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अच्छा, इसमें अब आपने ये करना है कि आपको जो है ये बात पता है कि जो सीकेंट होता है वो कैसे आता है। मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। देखें, जो सीकेंट होता है ना वो होता है 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल। यानी कि अगर आपके पास कोई कॉस की वैल्यू है और उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, कॉस की वैल्यू का उलट ले लें, तो वो सीकेंट बनता है। ठीक है, सीकेंट। इस तरह से आप ये देखिए कोसीकेंट है। कोसीकेंट के लिए आपने ये करना है कि आपने ये लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन की वैल्यू आपके पास हो और आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको उलट कर दो, तो वो कोसीकेंट बन जाता है। अच्छा, ये याद आपने ना इस तरह से रखना है कि बहुत सिंपल सा है, एस सी का रिलेशन है। देखें, एस सी और एस सी का रिलेशन है। अगर आपके पास सीकेंट है ना तो आप बस ये ज़हन में रखें, यहाँ से सी से वैल्यू स्टार्ट होगी, कॉस स्टार्ट होगी, और अगर कोसीकेंट है तो एस से वैल्यू स्टार्ट होगी, साइन। तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, ये बहुत सिंपल है। अब आपने करना है कि देखें, सीकेंट 45 निकालना है ना, तो मैंने अभी आपको बताया कि सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल लेने से आता है। तो आप कैलकुलेटर पे ना cos 45 निकालेंगे, cos 45 निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये देखें, मैं कैलकुलेटर पे निकालने लगी हूँ cos 45, ये मैंने लिया। अब देखिए हमारे पास ये आ रहा है स्क्वायर रूट 2/2। अगर मैं इसको उलट कर लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 2/√2, तो वो वैल्यू बन जाएगी सीकेंट की। ठीक है ना, तो मैं ये वैल्यू आई है ना मेरे पास, मैं लेने लगी हूँ, लेकिन इसका उलट, क्योंकि ये तो कॉस की आई है, मुझसे सीकेंट की चाहिए। 2/2, ये देखिए इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि अभी 7 वाली वैल्यू जो है ना वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसका मतलब है 7 वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ों को फिर हम आपको पता है साथ साथ लिखते हैं। अब आ गया कोसीकेंट। अगर हमने कोसीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें साइन की निकालनी पड़ेगी। जो भी साइन की वैल्यू आएगी उसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो कोसीकेंट की बन जाएगी। तो मैं साइन 45 निकालने लगी हूँ। ठीक, साइन 45, ये देखें साइन 45 ये आ गया स्क्वायर रूट 2/2। इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और वो बन जाएगी सीकेंट की कोसीकेंट की वैल्यू। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और ये आ जाएगा 2/√2। ये देखिए मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि ये साइन की वैल्यू थी और इसका रेसिप्रोकल लेने से वो कोसीकेंट की वैल्यू बन गई। ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे ये तो सिंपल सा है क्योंकि ये तो सीधी सीधी वैल्यूज़ हैं। साइन 30 की निकालनी है तो साइन 30 के लिए साइन 30 ये देखिए 1/2। ठीक, 1/2 आ गई, तो इसकी जगह पे आप पुट करते हैं 1/2। उसके बाद cos 60 की निकालनी है तो ये देखें cos 60 ये आ गया 1/2, इसकी 1/2 आ गई। ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब जस्ट हमें सॉल्व करते जाना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले आप ये करें कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, वो बन गया 4। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो स्क्वायर रूट का 2 का स्क्वायर बन जाएगा। जबकि इस तरफ देखें 1 × 1 1, 2 × 2 4। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखें कि 4 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 2 था जो कि पावर में आ रहा था ये कट कर देगा स्क्वायर रूट को, क्योंकि आपको पता है ऐसे हो सकता है कि पावर में अगर कोई चीज़ आ रही हो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकती है। कोई भी चीज़ नहीं, मतलब पावर में अगर 2 आ रहा हो ना सिर्फ, वो स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर सकता है। जैसी कैंसिलेशन हुई नीचे आ गया 2 और ये 1/4 एज इट इज़। अब आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ गया 2/1 माइनस 1/4। यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम। तो आपको पता है कि जब एक नंबर 1 हो दूसरा कोई और नंबर हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो एलसीएम में वो दूसरा नंबर ही आता है, तो एलसीएम में नीचे आ गया 4।
1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है ना, तो इसीलिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है ना, तो वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करें। ये मैं एलसीएम ले रही हूँ। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 8 माइनस 1 7 और 4 एज इट इज़ नीचे। तो ये इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट को वैल्यूएट करने से आपका आंसर आ गया 7/4। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 10 π/3 माइनस 10 π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/3 10 π/6। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसमें ना हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि ये जो π/3 है ना, हम इसको इस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देखिए पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि हम तो पाई की वैल्यू 3.1416 पे यूज़ करते थे, तो पिछले एक्सरसाइज में बिल्कुल हमने की थी, लेकिन वो पाई की वैल्यू होती है जो 3.1416 होती है। ये जो है ना, ये पाई की वैल्यू डिग्रीज़ में 180 डिग्री है, ठीक है ना। यानी आप यूँ समझ लें कि जिस तरह से जैसे हम ये नहीं लिखा करते कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम ये बात लिखते होते हैं ना, तो देखिए ये चीज़ तो एक ही होती है, बस यूनिट्स डिफरेंट होते हैं ना, कि एक चीज़ जिसकी लेंथ 1 मीटर है मीटर्स में, वही उसी चीज़ की लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी सेंटीमीटर में, यानी चीज़ सेम होती है, यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह ये आप समझें कि पाई की जो अपनी वैल्यू है ना वो 3.1416 ही है, लेकिन पाई की जो डिग्रीज़ में वैल्यू होती है ना, जब पाई डिग्री में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये पाई तो रेडियन में है ना, डिग्री में जो है वो 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ना मैं ये यूज़ करूँगी, क्योंकि कैलकुलेटर से जैसे हम पहले भी निकाल रहे हैं, आपको ये बात पता होगी, ये देखें डिग्री से वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने पहले भी निकाली ना, तो ये वैल्यू डिग्री में नहीं थी, ये रेडियंस में आ रही थी, इस वजह से मैं डिग्री में ले जाने के लिए मैंने पाई को 180 डिग्री लिखा। अब देखें अगर पाई 180 डिग्री है तो π/3 क्या होगा, तो यहाँ पे देखें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। यानी π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। इस तरह से π/6 कैसे करेंगे, π/6 निकालने के लिए हम ये करेंगे कि पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री है और नीचे 6 लिखें, इनको डिवाइड करें, तो ये बन गया देखें 30 डिग्री। ये मैं इसलिए सारा कुछ कर रही हूँ कि अब मैं यहाँ पे ना ये वाली वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी, यानी 10 π/3 अब आपने नहीं लिखना, अब आपने लिखना है 10 60 डिग्री। इस तरह से 10 π/6 नहीं लिखना, आपने लिखना है 10 30 डिग्री। इसी तरह से 10 π/3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 60 डिग्री, ये देखें। और आगे 10 π/6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 30 डिग्री। ये अब डिग्री से वैल्यू चले गई ना, अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, 10 60 डिग्री ये हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो आपको ये देखें 10 नज़र आ रहा है ना, ये तो इसको प्रेस करें 10, और ये 60 है तो 60 प्रेस करें, ये आपके पास आ गया √3, तो ये आप ले लें √3 इसकी जगह पे। इसी तरह से अगर आपने 10 30 डिग्री लेना है तो उसके लिए फिर आप 10 ले लें, और 30 को देखें क्या आ रहा है, यह पास आ रहा है आपके √3 डिवाइडेड बाय ये देखें 3, ये मैंने ले लिया, ठीक। अब आप नीचे आएँ, और नीचे आने के बाद आप देखें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं। 10 60 की वैल्यू मुझे चाहिए, ये देखें 10 60 की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 60 की क्या निकाली थी, √3 निकाल के लिखी थी ना, तो अब इसका मतलब इसकी जगह भी अब आप यहाँ पे √3 लिख देंगे। उसके बाद 10 30 की मैंने चाहिए, तो 10 30 की मैंने अभी निकाल के ये लिखी है √3/3, ये मैंने लिखी है, और ब्रैकेट में से लिखा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि पहले मैं न्यूमरेटर को यहाँ पे साइड पे सॉल्व करती हूँ। उसके सबसे पहले तो ये कि देखिए एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन के बगैर नंबर है, तो इसके नीचे आप 1 लगाएं इस तरह से, ताकि आप एलसीएम ले सकें। अब 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा, या आपने लिख दिया 3। अच्छा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो वो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, ऐसा आप छोटी क्लास में भी एलसीएम लिया करते थे।
ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखें कि 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है। अब आप ये लगाएं y का साइन, ठीक है, फ्रैक्शन साइन होता है ये। अब आप थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करें। इसको इस तरह सॉल्व करना है कि 1 को तो आप एज इट इज़ लिखें, प्लस को भी आप एज इट इज़ लिखें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे जो 3 है इसको आप एज इट इज़ लिख दें। ठीक, अब आप ये देखें कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। वो कॉमन मतलब जो दोनों में एक ही वैल्यू आ रही हो, एक ही सेम मतलब वैल्यू आ रही हो। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ना आप इस तरह से लिखें कि हमने कॉमन ले लिया। और पता है जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसको 2 दफ़ा लिखने की बजाय सिर्फ 1 दफ़ा लिखते हैं। तो इसको 1 दफ़ा लिखा, फिर आप ब्रैकेट का साइन लगाएं। अच्छा, अब आप ये देखें जब हमने इस वाली में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बाहर किया तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया ना। तो 3 को आपने लिख दिया, ये माइनस का साइन। जब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लेके बाहर निकाला तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ कुछ भी नहीं रह गया। जब कुछ ना हो तो आपको पता है हम 1 लिखते हैं। तो ये इसको मैंने इस चीज़ को ये सॉल्व कर दिया। नीचे जो 3 का साइन आ रहा है ना, इसको भी आप एज इट इज़ लिखें। आप ये समझे, मैंने इसको यहाँ पे ये सॉल्व किया और ये वाला 3 जो है वो इधर आ रहा है। सही, अब ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो कि फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 देखें, इस 1 को लिखें यहाँ पे। ये जो 2 है ना जो पावर में आ रहा है, ये स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देगा तो आपके पास पीछे आ जाएगा 3। और ये वाला देखें, ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद आप ये देखें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैंने लिखा इधर, और 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। ये मैंने 2 लिख दिया। ये वाला 3 देखें मैंने इसको यहाँ लिखा। सही, अब आप ये देखें कि मैंने ये बार का साइन लगाया, बाय का साइन लगाया। ये जो पीछे मैंने किया ना, इधर पीछे 3/3, इसको ना इधर ही कट कर लें। 3 1 3, 3 1 3। अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले 1 को तो बिल्कुल इग्नोर करें। 1 + 1 क्या बना, 2। ठीक है ना, ये हमारे पास समझे ये सारा बन गया 2। अच्छा, इसके बाद अब आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा सेट करके लिखें। इसको ऐसे लिखने की बजाय ना 2 लिख लें पहले और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाद में लिखते हैं। ये वाला 3 ऐसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे। अच्छा, आप ये ज़रा यहाँ से गौर से सुनें। देखें, ये जो है ना इस बाय के साइन से ऊपर ये फ्रैक्शन बन रही है, जबकि नीचे जो है एक सिंपल नंबर है। इस तरह सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ना इसके नीचे ना 1 लगा दें ताकि ये बाय के ऊपर भी फ्रैक्शन आ जाए, बाय के साइन के नीचे भी फ्रैक्शन आ जाए। जब इस तरह हो जाए ना, बाय के साइन के ऊपर भी फ्रैक्शन हो, नीचे फ्रैक्शन हो, फिर हम ये करते होते हैं कि इधर वाली जो ऊपर फ्रैक्शन है ना उसको सब कुछ एज इट इज़ लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर हम ये जो बाय का साइन होता है ना इसको हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना इसका हम लोग ले लेते हैं रेसिप्रोकल, यानी 2/1 लिखने की बजाय 1/2 लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो जैसे मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब कोई नंबर होता है 1/2, सही है ना, वो डिवाइड हो रहा होता है 3/5 से, फॉर एग्जांपल ऐसे हो रहा होता है ना, तो 1/2 को 1/2 लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इस तरफ का रेसिप्रोकल लेते हैं ना। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया है। ठीक है, यानी इस फ्रैक्शन को मैंने लिखा, ये जो डिवाइड का साइन था, देखिए ये डिवाइड का साइन ऐसे लिखा हो या ये ऐसे लिखा हो, बात एक ही होती है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, मल्टीप्लाई में चेंज करके इस तरफ का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये देखें, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस पूरे का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है ना, 2/1 से 1/2 बन गया। अब आप ये देखें, यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये 2 इस 2 को कट कर रहा है और उसके बाद आपके पास नीचे जो है ये आंसर आ गया। अच्छा, आपकी बुक में ना थोड़ा सा आंसर चेंज हो, उन्होंने फिर ये किया हुआ है कि
उन्होंने आई थिंक आपको आंसर दिया हुआ है 1/√3। तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। इसको उन्होंने थोड़ा सॉल्व करके 1/√3 पे लाए हैं, लेकिन इतना एक्स्ट्रा स्टेप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी सा था, लेकिन हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है cos² π/3 - sin² π/3। तो ये बहुत सिंपल सा है। इससे पहले तो आप ये करेंगे कि π/3 की अच्छी मैंने वैल्यू आपको ऊपर निकाल के दी हुई है ना, ये वाली। तो आप जो है ना यहाँ पे cos² π/3 की बजाय ना आप लिख लें 60। इसी तरह से sin² भी लिख लें 60 डिग्री, क्योंकि π/3 की 60 डिग्री होती है। हम ये थर्ड पार्ट में कर चुके थे। अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, cos 60 निकालना है। तो जो cos 60 होता है ना, ये देखें, cos 60 जो होता है वो होता है 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। अब आप जब 1/2 लिखेंगे ना, तो आपने 1/2 को इस तरह से लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने सिर्फ cos π/3 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमने cos² π/3 की निकालनी थी। तो इसलिए जो वैल्यू आई है ना, तो इसलिए इसके साथ हमने स्क्वायर लगाया। इसी तरह से अब आप sin 60 की निकालें, तो sin 60 की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी √3/2। तो √3/2 को आपने लिया और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिया, क्योंकि स्क्वायर था, क्वेश्चन में भी स्क्वायर था। अब आप सिंपल स्क्वायर ले लें। जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। इसका ज़रा ख्याल से लें। देखें, ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ √3 पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये 2 पे भी अप्लाई हो रहा है। दोनों पे अलग अलग करना है। जैसे 1 का स्क्वायर देखिए 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, ये मैंने इस तरह से लिए। अच्छा, अब ये देखें, इसका मैं आपको अलग से लेके बताती हूँ ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैंने पहले इसका लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो ये 2 इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और √3 का स्क्वायर इसका मतलब है 3 आ गया। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 आ गया। और 2 का जब स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4। अब इसके बाद आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में फिर 4 ही आएगा। अब आप न्यूमरेटर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, क्योंकि एलसीएम जब सेम होता है तो न्यूमरेटर्स को फिर हम वैसे ही इकट्ठा कर देते हैं। 1 और 3 को अगर आप माइनस करें तो 2 आएगा, लेकिन मैंने -2 क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना ये 3 की, तो इसलिए जो साइन के साथ है वो साइन यहाँ पे आएगा। नीचे 4 4, इनकी अब आप कटिंग कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आपका आंसर आ गया -1/2। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसका लिए भी आप देख सकते हैं कि आपको अभी जो एंगल्स दिए हुए हैं फिर 18 में दिए हुए हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डिग्री। तो π/3 π/6 ये वाली वैल्यूज़ को तो हमने किया हुआ था। तो π/2 क्या होता है, तो देखिए π/2 जो होता है, पाई जो होता है 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री है ना, और 2 जो है वो नीचे आ गया। तो इन दोनों को जब आप कट करेंगे या डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब है π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, sin π/2 की बजाय sin 90 डिग्री लिखेंगे, रेडियंस में आ गया ना। और cos π/3, तो वो देखिए π/3 को मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि π/3 जो है वह 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो π/3 cos π/3 को आप लेंगे 60 डिग्री। इस तरह से अब cos π/2 को कैसे लिखेंगे, cos ऑफ 90 डिग्री। और sin π/3 को कैसे लिखेंगे, π/3 मैंने क्या बताया था 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। अब आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएं। sin ऑफ 90, तो देखें sin ऑफ 90 जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखें 1 लिख दिया। cos ऑफ 60, तो cos ऑफ 60 जो होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो ये मैंने लिख दिया 1/2। अब देखें cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, इसकी जगह 0। sin ऑफ 60, sin ऑफ 60 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। अच्छा, अब देखें
1 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो 1/2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, जब क्योंकि कोई चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाती है। दूसरा ये कि ये जो ज़ीरो है ना, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उस पूरी वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, समझे, ज़ीरो आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में 1/2 में से ज़ीरो माइनस करें तो दोबारा आ जाएगा 1/2। तो ये था आपका आंसर। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 वेरीफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट 1 है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब भी कभी वेरीफाई लिखा आ जाए ना तो आप ये समझ जाया करें कि इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि आप इस साइड को भी सॉल्व करें, इस साइड को भी सॉल्व करें, और जो दोनों साइड्स का आंसर है ना वो आना चाहिए बिल्कुल सेम। इस चीज़ को हम कहते हैं वेरीफाई करना। तो सबसे पहले तो ये कि थीटा इज इक्वल टू π/6 को आप देख लें, इन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में थीटा आ जाए ना वहाँ पे आपने क्या लेना है, π/6 लेना है। और चूँकि आपको पता है कि π/6 भी हम लेंगे नहीं, π/6 को भी फर्दर हम चेंज करेंगे इनटू डिग्रीज़ में। तो ये मैं आपको स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि π/6 क्या निकलता है। π/6 का मतलब होता है कि पाई की जगह आप पुट करें 180 डिग्री और 6 को एज इट इज़ लिखें, फिर आप इनको डिवाइड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमारे पास थीटा आएगा वहाँ वहाँ आप हम यूज़ करेंगे 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये कि हम ये करते हैं कि आपको पता है कि जैसे हमारा देखिए हाथ होता है, तो हमारे हाथ की ये साइड जो होती है ये राइट हैंड साइड होती है, तो इस तरफ को मैं राइट हैंड साइड लूँगी। ये वाला जो हमारा हाथ होता है लेफ़्ट हैंड होता है, तो इस तरफ को मैं लेफ़्ट हैंड लूँगी। दोनों राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर्स निकालेंगे और वो एंड में सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ले ली और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे हमारे पास थीटा आएगा वहाँ पे हम 30 डिग्री लेंगे, तो ये हमने ले लिया 30 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि देखिए ये 30 डिग्री है ना, बिल्कुल इसके साथ एक नंबर आ रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो कि एंगल के बिल्कुल साथ एक नंबर हो तो वो नंबर जो होता है ना वो उस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये जो है ना हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब 2 और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। और अब हम इस tan 60 डिग्री को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। tan 60 डिग्री ये आपके पास बन क्या, देखें, √3। तो ये हमने ले लिया √3 और ये हमारा था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड हमारी ये है जो कि है 2 tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप करें। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 2 लिखेंगे, फिर tan लिखेंगे और थीटा की जगह आप 30 डिग्री डाल देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम 30 डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद फिर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि 30 जैसे कोई भी एंगल है 30 डिग्री या जो भी, उसके साथ बिल्कुल साथ कोई नंबर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 60 डिग्री बन गया था। लेकिन यहाँ पे आपने इस 2 और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ नहीं है, ये दरम्यान में 10 आ रहा है, इसलिए अब आपने इसको 60 नहीं करना। अब आप जस्ट ये करेंगे कि 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, कैलकुलेटर पे tan 30 को सॉल्व करेंगे और ये देखें ये आपके पास tan 30 आ गया, √3/3। इसको आपने इसकी जगह पे लिख देना है, √3/3। और ये जो बाय का साइन होता है, आपको पता है ना बाय का साइन जो होता है दरअसल डिवाइड का साइन होता है, तो बल्कि आगे जाके स्टेप में जाके ना हम इसको डिवाइड में चेंज कर देंगे। ये हो गया। अब आप लिखें 1 माइनस, अभी मैंने आपको tan 30 की ये वैल्यू बताई थी ना, √3 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए
जो हमने ऊपर निकाली थी। तो नीचे भी तो यही आ रही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 लिखें, लेकिन ये आपने स्क्वायर में लिखना है। इसकी रीज़न ये है कि हमने 10 स्क्वायर 30 निकालना था। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। सॉल्व इस तरह से कि देखें कि इस पूरे को तो मैं ये देखें एज इट इज़ लिख रही हूँ 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। फिर मैंने डिवाइड का ये देखें साइन लगाया, 1 को मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन लगाया। अच्छा, इसका हमने स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर लेने का तरीका ये है कि इनका ना अलग अलग लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेना है तो ये स्क्वायर जो होता है ना, ये इसको स्क्वायर रूट कट कर देता है। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर है ना वो 3 आ गया, जबकि नीचे 3 का स्क्वायर लें, 3 का अपना जो स्क्वायर होगा ना तो वो आ जाएगा 9। अब आपने देखें इसको ना, इसका हम एक काम करते हैं, इसका ना हम एलसीएम ले लेते हैं, रफ साइड पे जाके ले लेते हैं। बल्कि हाँ जी, एलसीएम से पहले देखें कुछ कटिंग भी तो हो रही है, वो हम कट करते फिर बाद में एलसीएम लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। तो ये देखें ये आ गया, ऊपर वाला तो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, नीचे देखें क्या आ गया 1 माइनस ये देखेंगे क्या है 1/3। अब हम ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, फिर रफ साइड पे जाके लेती हूँ, फिर हम वापस आके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर इसका एलसीएम लेना है तो 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए इसके नीचे तो पहले आप 1 लगाएं ताकि दोनों फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाए, फिर सॉल्व करना आसान होता है ना। अब आपको पता है 1 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 ही आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है 1 से। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, और ये क्या बन गया 2/3, क्योंकि 3 - 1 2 होता है 2/3। ये मैंने सब कुछ इसलिए किया कि अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखूँगी, मैं इसकी जगह पे ये लिखूँगी, ठीक है। अब देखें इसको तो आप एज इट इज़ लिखें, ये चीज़ तो सारी ऐसे ही आ जाएगी। अब इसकी जगह पे आपने ये देखें जो एलसीएम लिया था ना 2/3, ये आप ले लें। अच्छा, यहाँ तक आके ना आपको क्वेश्चन काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये डिवाइड का साइन होता है, इसको हम बाई का साइन भी कहते हैं, डिवाइड का भी। अब उस डिवाइड के साइन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन आ रही है, डिवाइड के साइन के नीचे भी फ्रैक्शन आ रही है, तो इस तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसको ना हम सिंपल करते हैं, सिंपल इस तरह से करते हैं कि ये जो है ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं इस पूरे को। फिर इस बाई के साइन को ना हम डिवाइड का साइन बनाते हैं, क्योंकि बाई के साइन का मतलब डिवाइड का साइन ही होता है, और ये नीचे वाली फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये देखिए उसी चीज़ को ना मैंने ऐसे सेट करके लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब आगे देखें, इसको फिर आप एज इट इज़ लिखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 को। जो डिवाइड का साइन है ना उसको आप चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। और आपको पता है जब भी कभी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होती है ना उसको हम उलट कर देते हैं। मतलब अगर वो 2/3 है तो उसको हम 3/2 लिख देते हैं, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा इसलिए। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, 3 की 3 से कटिंग हो रही है, 2 की 2 से कटिंग हो रही है, सब कुछ कट हो गया, सिर्फ क्या रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये देखें। और इसको अब आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई थी, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई थी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों सेम हो गई। अगर ये दोनों सेम हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया तो हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया। तो ये था पार्ट 1 जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है साइन 3 थीटा, और यहाँ पे थीटा जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि थीटा को आपने पाई/6 लेना है। तो मैंने पाई को फिर 180
पुट कर दिया और 6 से जब हमने डिवाइड किया तो फिर 30 आ गया। तो हम थीटा जो है 30 डिग्री लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था। तो अब आपने करना है कि जहाँ पे आपका थीटा आ रहा है वहाँ आप ब्रैकेट में पुट कर दें 30 डिग्री, क्योंकि हम थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और मैंने आपको पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि जब कभी ऐसा हो कि आपका एक एंगल आ रहा हो और एंगल के साथ कोई नंबर लिखा हो, बिल्कुल साथ लिखा हो, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 3 और 30 को 3 और 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। अब आपने साइन 90 डिग्री की जस्ट वैल्यू निकालनी है। ये देखें साइन 90 जो है ये 1 आ जाएगा, तो हम इसको 1 ले लेंगे। 1 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये 1 आ चुकी है। उसके बाद आप ले लें राइट हैंड साइड, जो कि ये देखें ये राइट हैंड साइड है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने ले लिया। अब आप थीटा की जगह जो है जहाँ जहाँ थीटा देखें आ रहा है वहाँ पे हम 30 डिग्री को पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट करें, ये देखें। इसी तरह से 4 साइन क्यूब लिखें और थीटा की जगह ये देखें 30 डिग्री पुट कर दें। ये हमने पुट कर दिया। अब देखें इस 3 को ना आपने 30 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि दरम्यान में साइन आ रहा है। जैसे पिछले में तो ये था ना, ये दोनों बहुत क्लोज से थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। इधर आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप ये करेंगे कि कैलकुलेटर पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। ये देखें साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है ना। तो अब आपने करना ये है कि 3 को एज इट इज़ लिख देना है और इस पूरे की जगह हमारे पास जो 1/2 आया है हमने वो ले लिया। इस तरह से 4 आप लिखें। अच्छा अब इसका क्या करना है, ये साइन क्यूब थीटा था ना, तो मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री पुट किया था, तो अब ये साइन क्यूब 30 डिग्री बन गया है। अब आप करेंगे ये कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई है ना, जो कि मैंने आपको इधर देखें ये बताई है 1/2, तो यहाँ पे साइन 30 था तो यहाँ 1/2 आई थी, यहाँ पे साइन 30 है 1/2 ही आएगी, लेकिन आप उसके साथ क्यूब भी लगाएंगे, क्योंकि हमने जस्ट साइन 30 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाली, हमने साइन क्यूब 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, इसीलिए 1/2 के साथ फिर आपने यहाँ पे क्यूब भी लगाना है, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 3/2। इस तरह से अब आप यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो 1/2 है ना, इसका पहले आप क्यूब लेंगे। अच्छा अब इसका क्यूब का तरीका ये होता है, आप ये देख सकते हैं कि जो क्यूब लिया जा रहा है ये पूरे ब्रैकेट पे आ रहा है। पूरे ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर का क्यूब भी लेंगे, डिनोमिनेटर का क्यूब भी लेंगे। न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। क्यूब का मतलब है 1 × 1 × 1 कि 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता है फिर ये तो 1 ही आएगा, तो इसकी जगह पे ये हम फिर 1 ही लिखेंगे। जबकि 2 क्यूब का क्या मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 8 आता है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 8, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएँ, 3/2 को तो आप एज इट इज़ लिखते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटिंग हो रही है, क्रॉस पे कटिंग हो सकती है ना, जब एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो, क्रॉस में भी हो सकती है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे क्या बच गया, देखिए न्यूमरेटर में कटिंग के बाद जस्ट 1 रह गया है, तो आपने 1 लिखना है। डिनोमिनेटर में कटिंग के बाद जस्ट 2 रह गया है, आपने 2 लिखना है। अब आप इन दोनों को माइनस करते हैं, और आपको पता है जब फ्रैक्शंस जो होती हैं उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उन्हें ईजिली माइनस कर सकते हैं। ये 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, जस्ट आप इस 1 दफ़ा 2 लिखें और इन दोनों को साथ साथ करते हैं न्यूमरेटर्स को इस तरह से, और इनको माइनस करें। 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करें, क्या आता है 2 आता है, और नीचे भी 2 लिखा हुआ है तो वो भी लिखते हैं। इन दोनों कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नीचे वाले 1 को इग्नोर कर दें, ऊपर वाला 1 आप नीचे लिख लें, तो आपकी जो राइट हैंड साइड आई ये देखें, ये भी क्या आ गई 1 आ गई, राइट हैंड साइड भी 1 आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी थी 1 और राइट हैंड साइड भी 1 थी। यहाँ पे लिख सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
या आप एक काम भी कर सकते हैं कि देखें, इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको आप 2 का नाम दे दें, और आप इससे पहले ये लिख लें कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। और चूंकि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी ना कि आपने वेरीफाई करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो वेरीफाई का मतलब ही यही होता है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो। तो जब हमने कहा ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब होता है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। बस आप यहाँ तक छोड़ दें, ये भी आपका आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अब ये जो साइड है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली विच इज़ इक्वल टू cos 2 थीटा। अब जैसा कि हम हर पार्ट में क्या पुट कर रहे हैं, थीटा को 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं 30 डिग्री। ये देखिए मैंने पुट कर दिया इसको। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि 30 डिग्री के बिल्कुल साथ देखो ये 2 भी आ रहा है, तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपने ये करना है कि 2 और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे cos 60 डिग्री कैलकुलेट कर दें। ये हमारे पास cos 60 आ जाएगा 1/2। तो आपने 1/2 ले लेना है, या 1/2 ले लें, और आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब आप इसको ये राइट हैंड साइड ले लें, और राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने ये ले ली। अब आप सिंपल जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे देखें 30 डिग्री पुट करेंगे, तो ये मैंने पुट कर दिया 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इस 2 को ना आपने गलती से भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि देखें ये 2 एक छोटा सा 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है ना इस वक्त एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर्म में है, साइन के ऊपर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में। इसका ये होगा कि हम पहले साइन 30 डिग्री निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे देखें ये 2 पावर में नहीं था, कॉस के ऊपर पावर में नहीं था, ये तो 2 बिल्कुल 30 डिग्री के साथ लिखा हुआ था, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है। लेकिन जब पावर में कोई नंबर हो यानी एक्सपोनेंट में कोई नंबर हो, तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ना इस 2 को साथ मल्टीप्लाई करना है ना इस 2 को करना है, ठीक है ना। तो अब आप सिंपल ये करेंगे कि कैलकुलेटर पे साइन 30 डिग्री जो है वो पहले कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या होता है। ये देखें अब हम करने लगे हैं साइन 30 डिग्री, तो ये देखें ये आ गया 1/2, ठीक है ना। अब ये 1/2 मैं लूँगी, और 1/2 लेने के बाद मैंने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 डिग्री पहले निकालो, उसके बाद जो भी वैल्यू आए उसका ले लो स्क्वायर। अब आप इसको एज इट इज़ लिखें, यहाँ तक इसका स्क्वायर ले लें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आप स्क्वायर लेंगे तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर लें। देखिए 1 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 होता है ना। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएँ। जब आप इसको देखेंगे, देखें आपको यहाँ शो हो रहा है ये क्रॉस में कटिंग हो रही है, इन दोनों कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या रह गया, 1 रह गया, हमने 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 रह गया, हमने 2 लिख दिया। अब आपने ना इन दोनों का लेना है एलसीएम। अच्छा, या तो आप इसका एलसीएम ले लें जैसा कि हम लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो देखिए 1 माइनस 1/2 है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे पहले 1 लिखें, ठीक है, माइनस का साइन लगाएं, फिर ये फ्रैक्शन है ना आगे आ रही है 1/2। तो फ्रैक्शन का क्या तरीका होता है, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है ना एक बटन, ये फ्रैक्शन का बटन होता है। ये देखें इसमें एक ऊपर की तरफ न्यूमरेटर के लिए बना होता है, डिनोमिनेटर के लिए बना होता है। आपने ना इसको प्रेस करना होता है। फिर आप जब इसको प्रेस कर लेते हैं ना, उसके बाद देखें अब 1/2 लिखना था ना, 1 तो आप वैसे ही लिख दें। जब 1 आप लिखेंगे तो वो ऊपर लिखा आ जाएगा। अब हमने देखें यहाँ नीचे जो है वो 2 लिखना है ना, तो नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी को टाइपिंग तो देखें ऊपर हो रही है, ऊपर आपको शो हो रहा है ना, हमने नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए देखें आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये 4 बटन नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट राइट वाले और ऊपर नीचे वाले। आपने नीचे वाले को प्रेस कर देना है।
देखिए जैसे आप नीचे प्रेस करेंगे ना, ये जैसे आपको ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है ना, नीचे नीचे चला गया है। अब जब नीचे चला गया तो नीचे मैंने क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आप इसको देखें, करें सॉल्व, तो ये आपके पास आ गया 1/2। तो इस तरह से आप एलसीएम लिए बगैर वैसे ही 1/2 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई 1/2, और इसको आप 2 का नाम दे दें। अब आप ये देखें कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं ना कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हम ये देखें क्वेश्चन में कहा गया था ना कि आप स्टेटमेंट को वेरीफाई करें, तो वेरीफाई जो है वो यही होता है कि अगर हम दोनों साइड्स को सेम कर दें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो कि मैंने कर दी। फोर्थ पार्ट है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें जो है ना, मैं ये लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगी हूँ पहले, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने ले ली लेफ़्ट हैंड साइड। अब आपने ये करना है कि जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे आप 30 डिग्री पुट कर दें, जैसा कि हम हर पार्ट में कर रही हैं। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट कर दें, इस तरह से यहाँ पे भी थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट कर दें। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि आपने इस 2 और 30 डिग्री को मल्टीप्लाई नहीं करना, ना इधर करना है ना इधर करना है, क्योंकि ये 2 जो है ना एक्सपोनेंट्स में आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, अब आपने देखें यहाँ पे ना सीकेंड 30 डिग्री आ रहा है, तो कैलकुलेटर पे जो होता है, मतलब सीकेंड को सीकेंट और उसके अलावा कॉट, ये निकालने ज़रा मुश्किल होते हैं, तो हम ये डायरेक्ट नहीं निकालते, सीकेंट को सीकेंट और कॉट ये डायरेक्ट हम नहीं निकालते। तो इसीलिए अब जब हमने सीकेंट निकालना है तो हम करेंगे ये कि मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है ना कि जो सीकेंट थीटा होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम अब सीकेंट 30 की बजाय cos 30 निकाल लें और cos 30 को उलट करते हैं, रेसिप्रोकल ले लें, तो वो वैल्यू जो है वो बन जाएगी सीकेंट 30 की, ठीक है ना। तो मैं यही करने लगी हूँ यहाँ पे कि मैं सीकेंट 30 नहीं निकाल रही, मैं निकालने लगी हूँ cos 30। तो मैं cos 30 निकालने लगी हूँ। ये देखें cos 30 जो है ना वो इक्वल है √3/2 के। अब मैंने आपको बताया था ना कि cos थीटा का रेसिप्रोकल लेने से सीकेंट थीटा आता है। तो ये जो cos थीटा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, रेसिप्रोकल मतलब 2 को मैं ऊपर ले जाऊँ और √3 को मैं नीचे ले आऊँ, तो फिर वो जो है सीकेंट थीटा बन जाएगा। तो अब आप √3/2 नहीं लेंगे, बल्कि आप 2/√3 लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें मिल जाए सीकेंट थीटा की वैल्यू। और इसका ना आपने लेना है स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लेना है कि आपको ऊपर नज़र आ रहा था ना कि सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री निकालना है, तो ये समझे एक तरह से सीकेंट 30 की वैल्यू होती है, अब इसका हम स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से अब आप इस तरफ आएँ, आप tan 30 डिग्री निकालेंगे, तो tan 30 जो है ना वो ईज़िली आपका कैलकुलेटर से निकल आएगा, ठीक है। तो ये आप निकाल लें, ये देखें tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3/3, ठीक है। इसको अब आपने एज इट इज़ लेना है, इसका रेसिप्रोकल नहीं करना, क्योंकि हमें tan 30 ही चाहिए था और मैंने tan 30 ही निकाला है। तो √3/3 ये आपने ले लिया, लेकिन स्क्वायर आपने इसका भी लेना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का कहा गया था। अब आप स्क्वायर ले लें। देखें न्यूमरेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 2 है ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आपने ले लिया। अच्छा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर आप साइड पर करके दिखाती हूँ कि अगर हमने √3 का स्क्वायर लेना हो ना, तो इससे ये होता है कि जो स्क्वायर होता है ना वो कट कर देता है स्क्वायर रूट के साइन को, ये दोनों तो कैंसिल कर देते हैं और बाहर 3 आ जाता है। तो √3 का स्क्वायर लेने से फिर हमें क्या मिला, हमें मिला 3, वो मैंने ले लिया। इस तरह से यहाँ पे देखिए फिर √3 आ रहा है, तो मैंने भी आपको लेके बताया ना कि √3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 आता है ना, तो बस इसकी जगह आप समझिए 3 आ गया। जबकि नीचे जो 3 है इसका भी स्क्वायर लें। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 3 × 3 क्या होता है, 3 × 3 9 होता है ना, तो यहाँ आपने इसको 9 ले लिया। अब इसको तो आप एज इट इज़ लिखें, ठीक है, इसको तो आप एज इट इज़ लिखें, लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों की कर देंगे कटिंग। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास आ गया 1/3। अब आप इनको माइनस कर दें, बेशक कैलकुलेटर पे कर दें, लेकिन ये वैसे ही बहुत आसान है, ये वैसे ही माइनस हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा वो ये देखिए डिनोमिनेटर में 2
3 है ना, ये बिल्कुल सेम है। तो आप इस तरह लाइन लगा के जस्ट एक दफ़ा 3 लिखें और न्यूमरेटर्स जो है ना इनको आप इकट्ठा करके यहाँ पे लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इनको माइनस करते हैं। 4 - 1 क्या होता है? 3 होता है और नीचे भी देखें 3 है। अब इन दोनों को कट कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और फिर आपके पास ये 1 बाय 1 आ गया। नीचे वाले 1 को इग्नोर कर दें, ऊपर वाला 1 आप ले लें, ये आपने ले लिया। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड चल रही थी ना, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? 1। इसको आपने ऐसे ले लिया। अच्छा, अब आप ये देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड तो पूरी मैंने सॉल्व की और मुझे 1 मिल गया। ये जो राइट हैंड साइड है ये अब आप ले लें, राइट हैंड साइड 1 है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड को ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या सॉल्व करें इसको, तो इसको आप जस्ट यहीं पे वैसे 2 मार्क कर दें। और अब आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे सेम शो हो रही हैं। लेफ़्ट हैंड साइड तो सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 1 थी और शो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चूँकि ये दोनों सेम हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी 1 और 2 इक्वेशन हमें बता रही है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। और अगर दोनों साइड सेम हो गई तो इसका मतलब है कि हमें वेरीफाई करने की ना स्टेटमेंट, वेरीफाई करने की स्टेटमेंट मतलब हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना था, वो हमने कर दिया। 5th पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, जबकि राइट हैंड साइड दी हुई है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने ले ली, ये देखें। अब आपने क्या करना है, जैसे कि हम हर पार्ट में कर रहे हैं कि थीटा को 30 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप थीटा को 30 डिग्री पुट कर दें। या आपने पुट कर दिया 30 डिग्री। तो जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, ये देखें, हमने जब सीकेंड निकाला था तो मैंने आपसे कहा था हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकेंगे। तो हमने सीकेंड थीटा को मैंने आपको क्या बताया था कि 1 / cos थीटा के इक्वल होता है। तो हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, उसका रेसिप्रोकल किया था, उलट किया था, तो वो सीकेंड की वैल्यू बन गई थी। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोसेकेंट की निकालनी है, तो कोसेकेंट की भी हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। हम ये करेंगे कि आपको पता है कि जो कोसेकेंट होता है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के, ठीक है ना। तो अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें और उसको उलट कर दें तो वो बन जाएगी कोसेकेंट की वैल्यू। तो मैं अब कोसेकेंट 30 डिग्री नहीं निकाल रही, बल्कि मैं साइन 30 डिग्री पहले निकालूंगी। तो ये देखें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है। अब अगर मैं इस 1/2 का रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी कि 2 को मैं ऊपर ले जाऊँ और 1 को मैं नीचे ले आऊँ, तो 2/1 किसकी वैल्यू बन जाएगी? वो कोसेकेंट की बन जाएगी, क्योंकि साइन की 1/2 है तो इसका उलट 2/1 कोसेकेंट होगा। और आपको ये पता है कि अगर मैं 2/1 ना लूँ, जस्ट 2 ले लूँ, ठीक है, तो एक ही बात है ना, हम 1 को बेशक ना लिखें, 2/1 भी ले लें वो भी ठीक है, 2 भी ले लें वो भी ठीक है। अब इसका जो कि आपने स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर तो मैंने आपको स्टार्ट नहीं बता दिया था ना, हमने लेना है तो वो लेंगे। अच्छा, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 × 2 क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड निकाल ली, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आप देखें ये राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के, हमने वो ले लिया। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे देखें आप 30 डिग्री को पुट करेंगे, तो हम 30 डिग्री पुट करेंगे। 1 + कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हमने ये पुट किया। अच्छा, अब देखिए कॉट थीटा भी जो है ना वो हम डायरेक्ट नहीं निकालते। तो मैंने आपको कॉट थीटा के ना बारे में ये बताया था, मैंने आपको कॉट थीटा के बारे में बताया था कि जो कॉट थीटा होता है ना, या तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हमें tan थीटा मिल जाए और tan थीटा की वैल्यू को हम उलट कर दें तो वो कॉट थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि कॉट थीटा नहीं निकालेंगे, बल्कि कैलकुलेटर पे tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू आएगी ना, उसको हम उलट करेंगे, वो कॉट थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो मैं tan 30 डिग्री निकालने लगी हूँ। ये देखें tan of 30 डिग्री, ये आपके पास आ गया √3/3। अब इसको आप उलट कर दें, यानी 3 को ऊपर ले जाएं, √3 को नीचे ले आएँ, यानी आप इसको ले लें 3/√3। देखें 3/√3, ताकि किसकी वैल्यू बन जाए? ये वैल्यू बन जाए कॉट थीटा की, ठीक है ना। और स्क्वायर भी आपने लिखना है, क्योंकि स्क्वायर तो हमने लेना है।
अब आप 1 को एज इट इज़ लिखें और इस पूरे का स्क्वायर लेना है ना, उस पूरे का स्क्वायर लेने का आपको पता है कि पहले हम न्यूमरेटर का लेते हैं ऊपर वाले का और इसका डिनोमिनेटर का लेते हैं, अलग अलग दोनों का लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, हमने वो ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो वो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक, और अब आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि इन दोनों की यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब आप नेक्स्ट स्टेप में काम करें कि नीचे वाले 1 को इग्नोर करें, ऊपर वाला जस्ट 3 ले लें, और 3 + 1 क्या होता है, 3 + 1 तो 4 होता है। तो ये राइट हैंड साइड हमारी फिर क्या आ गई, राइट हैंड साइड हमारी 4 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज वेयर थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 2π। और फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अभी क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको ना आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। तो इसमें से पूरे में से ना आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास सिर्फ थीटा की वैल्यू आ जाए और बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाए और थीटा की जो है आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए। और वो थीटा की वैल्यू होनी कैसी चाहिए, तो वो यहाँ बताया गया है कि जो थीटा है ना उसको 0 से बड़ा होना चाहिए। ये देखें, ये साइन जो है ना इस तरह से ओपन साइड थीटा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है थीटा को 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा को। और ये देखें 2π से छोटा होना चाहिए। ये देखिए क्लोज साइड जो है ना कॉर्नर वाली ये थीटा की तरफ जा रही है, तो मतलब थीटा को 2π से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और 2π से छोटा। अब ये क्या लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा और 2π से छोटा, तो इसके लिए आप इस तरफ आएँ, पहले क्वाड्रेंट पे आएँ। देखिए आपको क्वाड्रेंट्स का पता है कि क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 4। और आपको ये भी पता है कि जब एंगल स्टार्ट होता है ना तो एंगल इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है और इस डायरेक्शन को कंप्लीट करता 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 वापस इस जगह पे आता है। एंगल की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। मैंने जैसे देखें एरोज़ बनाए हुए हैं। अब जब एंगल स्टार्ट होता है ना तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। फिर जब वो यहाँ से इधर जाता है तो वो 90 डिग्री हो जाता है, और रेडियंस में अगर हम कहें तो वो π/2 होता है। इसी तरह से जब वो इधर से यहाँ जाता है तो वो 180 डिग्री हो जाता है, और अगर हम रेडियंस में कहें तो वो पाई हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से इधर को आता है तो वो 270 डिग्री हो जाता है, और रेडियंस में कहते हैं 3π/2। इस तरह से जब एंगल कंप्लीट होता है वापस जाके, तो जहाँ पे 0 डिग्री था ना वहीं जाके दोबारा एंगल कंप्लीट होता है, लेकिन उस वक्त फिर हम कहते हैं कि ये 360 डिग्री है, और उसके अलावा रेडियंस में हम उसे कहते हैं 2π। तो ये जो आपको लिखा हुआ है ना 0 से 2π, वो आपको यही लिखा हुआ है, रेडियन में एंगल बताया हुआ है ना, बजाय से डिग्रीज़ में बताने के रेडियन में बताया गया है कि आपकी जो भी थीटा की वैल्यू आएगी ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी ना वो इस तरह से आएगी कि उसको 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी वो 0 पे ना हो, और 2π से छोटा होना चाहिए, यानी ये देखें ये 2π है, तो 0 से हमारी वैल्यू बड़ी आएगी जो भी आएगी थीटा की, और 2π से उसको जो है ना वो छोटा आना चाहिए। इस तरह से आप हम इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको डायरेक्शन का बताया ना, डायरेक्शन को आप ज़रूर जो है ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसके पार्ट्स आएंगे जिसमें हमारी थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी, और फिर उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। और थीटा की वैल्यू नेगेटिव इसलिए होगी कि उसमें एंगल इस तरह जाने की बजाय ना एंगल यूं गया होगा, और यूं जब जाता है तो फिर हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं फिर आपको उस टाइम बताऊंगी। सबसे पहले तो आप पार्ट 1 को देखें। इसमें मैंने अभी आपको बताया ना हमें थीटा की वैल्यू अलग करनी है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि थीटा के साथ इस वक्त यहाँ पे साइन आ रहा है। अगर ये साइन आ रहा है तो हमने साइन को हटाना है यहाँ से, ताकि इक्वल के इस तरफ जस्ट थीटा रह जाए और हम थीटा की वैल्यू निकालें। तो जब आप ये साइन को हटाएंगे ना तो आप ये देखें कि देखिए साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपस में और हमने उस एक वैल्यू को हटा के इक्वल के दूसरी तरफ करना होता है, तो वो चीज़ वहाँ जाके क्या हो जाती है, वो चीज़ वहाँ जाके डिवाइड होती है। तो थीटा जो है इधर ही रहा, और साइन चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, जब साइन उस तरफ गया तो साइन वहाँ जाके जो है ना वो डिवाइड हो गया। यानी ये तो लिखा हुआ था, आप यूँ समझे ये लिखा हुआ था यहाँ पे, और इसके साथ ही नीचे साइन चला गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने थीटा को अलग कर लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि देखें अगर साइन कभी भी डिनोमिनेटर में लिखा हो, क्योंकि इस वक्त देखें ये नीचे जा रहा है, नीचे लिखा हुआ है ना, तो हम उसको ना न्यूमरेटर में ले आते हैं। न्यूमरेटर में ले आते हैं, किस तरह लाते हैं? इसके लिए पहले तो आप ये समझे ना कि इस वक्त जो साइन लिखा हुआ है इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट होता है एक छोटा सा नंबर जो ऊपर लिखा होता है। आपको कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा ना, तो अगर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 जो है ना वो शो नहीं होता लेकिन मौजूद होता है। तो अगर कभी कोई नंबर शो ना हो रहा हो तो आप कहा करें कि वहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है। तो अब अगर साइन 1 है यहाँ पे और मैं इस पूरे साइन को न्यूमरेटर में लाना चाहती हूँ, तो ये न्यूमरेटर में तो साइन आ जाएगा, लेकिन इसका जो 1 है ना ये +1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त की +1 है। जब शो नहीं हो रहा होता ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे एक्सपोनेंट 1 होता है और +1 होता है, जिसको हम नॉर्मली लिखते नहीं होते लेकिन हमें पता होता है वहाँ मौजूद है। लेकिन जब ये साइन ऊपर की तरफ न्यूमरेटर की तरफ जाएगा ना, तो इसका ये जो +1 जो मैं बता रही हूँ ना आपको, वो -1 बन जाएगा। और जब एक्सपोनेंट -1 होता है ना, फिर हमें लिखना पड़ता है, फिर हम नहीं इग्नोर कर सकते, फिर हम लिखते हैं। तो ये देखें ये साइन ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ना, और ये समझे ऊपर आ चुका है। और अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो आप बस यूँ समझें कि साइन ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ आ गया और ये साइन इन्वर्स बन गया, बाकी ये एज इट इज़ यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब मैं जब अगले फर्स्ट पार्ट में तो मैं डिटेल में आपको बताया ना, जब मैं अगले पार्ट करूँगी ना, तो उसमें जब हमने कुछ यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा ना, जैसे tan होगा या कुछ भी होगा, cos होगा, तो फिर हम ये वाला स्टेप नहीं किया करेंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले डिनोमिनेटर में लेके जाएं फिर न्यूमरेटर में। हम यहाँ वाले को जब ट्रांसफ़र करेंगे ना उधर, तो हम डायरेक्ट इन्वर्स लिख दिया करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट पार्ट में हमने cos करना है, तो मैं cos को जब वहाँ लेके जाऊँगी तो मैं cos इन्वर्स कर दूँगी, या tan करना है तो tan इन्वर्स कर दूँगी। फिर हम ये स्टेप नहीं करेंगे। अभी मैंने जस्ट समझाने के लिए कि आपको पता हो कि पहले ये डिनोमिनेटर में था, फिर ऊपर जाके जो है ये ऐसे इन्वर्स बना है, ठीक। अच्छा, अब जो है ना सिंपल आपने यहाँ पर यूज़ करना है कैलकुलेटर। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने साइन इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 निकालना है। तो इसका तरीका ये होता है, हमने साइन निकालना तो सीखा हुआ है ना। अब अगर मैं सिर्फ इसको प्रेस कर देती हूँ ना, तो मेरे पास जस्ट साइन आएगा। मुझे तो साइन इन्वर्स निकालना है, तो इसमें आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं, ये देखें शिफ्ट का बटन, फिर आप साइन को प्रेस करते हैं, तो देखें आपकी स्क्रीन पे साइन इन्वर्स आ गया है। तो इस तरह हम निकालते हैं साइन इन्वर्स। उसके बाद देखें आ गई एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन भी मैंने आपको बताया हुआ कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक आपको बटन नज़र आ रहा है, ये फ्रैक्शन का है, आप इसको प्रेस करें, ये आ गया, ठीक है। फिर आप देखें आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रेस करें, ये देखें ये आ गया। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर में देखें 2 चाहिए था, तो डिनोमिनेटर में जाने के लिए क्या करते हैं, अभी तो देखें ब्लिंक ऊपर हो रहा है ना, हमने नीचे 2 टाइप करना है, तो इसके लिए आप इस वाले बटन को ये प्रेस करें। आप देखिए ब्लिंक नीचे होने लग गया है, इसका मतलब है नीचे हम टाइपिंग कर सकते हैं। नीचे हमने क्या लेना है 2, तो ये देखिए मैंने 2 लिख दिया। ये देखिए पूरा आपको स्क्रीन पे ये आ गया ना, साइन इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। आप बस इसको कैलकुलेट कर लें, ये देखिए ये आ गया 45। तो ये हमने ले लिया 45, ये ना डिग्रीज़ में आया है, ठीक है ना, डिग्रीज़ में आया है। तो इसको अब आप देखें थीटा 45 डिग्री है, उन्होंने हमसे यही कहा था। अच्छा, यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना, वो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये इस तरह से रेडियन में लिखा है, हम डिग्री में क्यों ले रहे हैं। वो जो कह रहे थे ना थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, 2π से छोटा होना चाहिए, तो 0 जो होता है वो रेडियन में था, वो ले रहे थे, तो डिग्री में वो फिर 0 डिग्री होता है। और 2π जो होता है ना, ये रेडियन में है, तो अगर इसको हम डिग्रीज़ में करेंगे तो ये 360 डिग्री हो गया। तो आप यूँ समझ लें हमारा थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 360 डिग्री से छोटी है, और उसके अलावा ये पॉजिटिव भी है। तो हमारा जो है ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड पार्ट है कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, अब इसका ये है कि कोसिकेंट आपको पता है पहले भी कि हम डायरेक्ट नहीं निकालते, हम हेल्प लेते हैं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उससे फिर हम निकालते हैं कोसिकेंट थीटा। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जो कोसिकेंट थीटा है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपने कोसिकेंट थीटा निकालना है तो आप साइन थीटा कैलकुलेटर से निकाल लें, साइन थीटा को उलट कर दें, वो बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें जहाँ पे आपके पास कोसिकेंट थीटा है ना, इस वजह से अब मैं उसकी जगह पे 1/sin थीटा लिख सकती हूँ। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 1/sin थीटा,
ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया मैंने क्यों लिखा। उसके बाद इस तरफ देखिए -1 है तो इस तरफ आप -1 लिख दें, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखें एक आपको फ्रैक्शनल फॉर्म नज़र आ रही है, ऐसा ही है ना, जबकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, आपको एक जस्ट नंबर नज़र आ रहा है। तो आप एक काम करें, आप इसके नीचे ना इस तरह से 1 लगा दें, इसके नीचे 1 लगा दें। अब देखें दोनों फ्रैक्शन हो गई। अब आप यूँ करें कि इनको ना इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस से मल्टीप्लाई करते देखें ये 1 उधर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 × 1, ठीक। ये साइन थीटा उस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1 × साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया। देखें इसकी रीज़न ये थी कि हम साइन थीटा को ना नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते थे, हमें साइन थीटा को ना ऊपर न्यूमरेटर में लाना होता है, न्यूमरेटर में लाना होता है। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने जैसे यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर में था मेरा साइन, तो मैंने उसको ऊपर कर दिया था ना, तो वो साइन इन्वर्स बन गया था। तो मैं यहाँ पर भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि उसको मैं साइन इन्वर्स कर दूँ ऊपर। देखिए यहाँ पर जब मैंने साइन को डिनोमिनेटर से ऊपर किया था ना, उस वक्त मैंने इसका थीटा अलग किया हुआ था, यहाँ पे जस्ट साइन था, तो इस वजह से मैंने उसको ऊपर कर दिया और वो साइन इन्वर्स बन गया। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस वक्त मैंने इसको थीटा को अलग नहीं किया था, थीटा मौजूद था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और आप साइन इन्वर्स थीटा लिखते हैं, आप फिर कहें कि हमारा ये ऊपर आ गया। इस वक्त नहीं कर सकते, थीटा अलग हो तो कर सकते हैं। इस वजह से अब थीटा भी साथ लगा हुआ था तो मैं इसको साइन इन्वर्स नहीं लिख सकती थी, और किसी ना किसी तरह से मैंने इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लाना था न्यूमरेटर में, तो मैंने फिर आपके सामने ये नीचे 1 लगाया, दोनों तरफ फ्रैक्शंस बनाई, फिर मैंने क्रॉस से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें ये जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना जाके, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, आपका मसला हल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ये किया। अब आप देख सकते हैं 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, और साइन थीटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये हो गया सही। अच्छा, अब उसके बाद आप एक सेकंड चीज़ और करें कि डिनोमिनेटर वाला मसला तो हमारा हल हो गया कि अब ये डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा नहीं है, लेकिन साइन थीटा के साथ जो ये माइनस की वैल्यू आ रही है ना, इसको हम कोशिश करते हैं कि हटा दें, ठीक है ना। इसके साथ हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहते। तो आप जस्ट एक काम करें, आपको ये बात पता है ना कि जब कोई चीज़ इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है, यानी अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बन जाता है। तो अब अगर मैं ये करूँ कि माइनस साइन थीटा को पूरा उठा के इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ, तो ये वहाँ पर जाके साइन थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा ना, लिखने की ज़रूरत नहीं होती प्लस, लेकिन बन जाएगा। इसी तरह से इस +1 को, ये +1 है ना, प्लस साइन शो नहीं हो रहा लेकिन +1 है, आपको पता है प्लस साइन होता है, शो बेशक ना हो रहा, तो ये +1 उधर चला गया, ये बन गया -1। देखें ये मैंने अपना मसला हल कर लिया, यानी इसको मैं उठा के उधर ले गई, ये प्लस साइन थीटा बन गया, +1 को मैं इधर ले गई, ये -1 बन गया। इससे ये हुआ कि मेरा इसके साथ का नेगेटिव साइन हट गया, इसके साथ बेशक आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ हट गया, इसके साथ नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब आप ये देखें, अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन को अलग कर दें, साइन को हटा दें। साइन जब वहाँ जाएगा ना, तो अब मैंने आपको पहले बताया था मैं वो वाला स्टेप नहीं करूँगी कि साइन जाएगा तो पहले नीचे होगा फिर ऊपर लेके जाऊँगी, मैं डायरेक्ट साइन को वहाँ लेके जाऊँगी और थीटा इधर रह जाएगा, साइन वहाँ जाके जो है साइन इन्वर्स -1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें कि साइन इन्वर्स -1 क्या आ रहा है, तो शिफ्ट दबाएं फिर साइन लिखें, ठीक है ना। उसके बाद आप -1 साइन इन्वर्स -1, ये देखें ये, अच्छा ये आपके पास आ गया -90 डिग्री। अब यहाँ मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था ना कि आपकी थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ये जो वैल्यू आ रही है -90 डिग्री, ये 0 से बड़ी तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो 0 से छोटा आ रहा है, हम 0 से छोटा आंसर नहीं दे सकते, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 360 डिग्री से छोटा। अच्छा, अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखें आप इस क्वाड्रेंट पे आए ज़रा। इस क्वाड्रेंट में मैंने आपसे कहा था ना कि डायरेक्शन हमारी यूँ होनी चाहिए, तब आंसर हमारा जो है पॉजिटिव रहता है। तो ये -90 डिग्री अगर आया है ना, इसकी रीज़न ये हुई होगी कि ये एंगल जो स्टार्ट हुआ होगा ना
वो देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद उससे भी डायरेक्शन ना यूँ इस तरफ को की होगी, इस तरफ को। वो यहाँ से ना यहाँ तक आया होगा, यहाँ से यहाँ तक आया होगा, तब उसका जो है ना वो आंसर -90 डिग्री आया होगा। और आपको देखें एक बात और, आपको ये बात पता है ना कि जब 0 से 90 तक एंगल जाता है तो वो 90 डिग्री ट्रैवल करता है। फिर वो 90 से जब 180 जाता है तो वो देखिए 90 से 180 भी वो 90 ट्रैवल करता है, क्योंकि फिर देखिए 90 + 90 180 होता है। इस तरह से वो यहाँ से मज़ीद जब यहाँ तक जाता है तो वो फिर 90 डिग्री ट्रैवल करता है, तभी वो 180 + 90 270 होता है। और फिर यहाँ 270 से जब यहाँ जाता है फिर वो 90 डिग्री ट्रैवल करता है, तो 270 + 90 फिर 360 डिग्री होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब ये वाला एंगल जो है ये -90 डिग्री इसलिए आया होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नहीं गया होगा। यहाँ से यहाँ जाता तो डायरेक्शन सही रहती है, इसकी पॉजिटिव रहता। इसने डायरेक्ट यहाँ से ना इस तरफ को जंप की है, इस तरफ को जंप की है। और यहाँ जब वो जंप की है ना तो वो 0 था ना पहले, और जब वो इस तरफ को आया यहाँ तक तो उसने 90 डिग्री का ट्रैवल किया, लेकिन वो -90 डिग्री कहलाया जाएगा। ठीक है ना। अब आप यूँ समझ लें कि ये जो -90 डिग्री हमारा ये आया है ना, ये -90 डिग्री जो है ना इस वक्त यहाँ है। इस एंगल की गलती ये हुई है कि अगर उसने यहाँ आना ही था ना इस जगह पे, तो उसको यहाँ से यूँ नहीं आना चाहिए था, उसको यहाँ से ये देखिए ये पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक आना चाहिए था। और फिर उसका जो एंगल होना चाहिए था ना वो क्या बन जाता, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 270 डिग्री होना चाहिए था। तो अब हमारा आंसर जो है ना वो 270 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एंगल तो यहाँ है लेकिन वो 270 डिग्री की फॉर्म होना चाहिए। तो अब इसके लिए काम करते हैं। देखें जब भी कभी आपका एंगल इस तरह नेगेटिव में आ जाए, जैसे मेरा आ गया है, तो आपने ये करना है कि पूरा जो एक कंप्लीट राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, उस 360 डिग्री में से ना आपने 90 माइनस कर देना है। वो इसलिए करना है कि ज़रा गौर सुने कि वो एंगल यहाँ से यहाँ जंप करके गया है, फिर उसने 90 डिग्री ट्रैवल किया है। इतना वाला जो पोर्शन है ना हम उसका वो निकाल देंगे, क्योंकि उसने गलत जंप की है। इतना पोर्शन हम निकाल देंगे। हम 360 में से जब ये पोर्शन निकालेंगे ना, फिर हमारे पास देखते हैं क्या आता है, ताकि हम सही आंसर लिख सकें। ये देखें, जब हमने 360 डिग्री में से माइनस करना है, ये 90 डिग्री को निकाल दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री। ये आ गया। और अब आप इसको ज़रा देखें कि जैसे ही हमने 360 में से इतना पोर्शन निकाला, उसने हमें आंसर 270 डिग्री दिया। तो ये 270 डिग्री वही है जो मैं आपको कह रही थी कि हमारा आना चाहिए था। यानी हमने इसकी ना पोजीशन सही कर दी। हमने इसको यहाँ से यूँ इस तरह ट्रैवल करवाया सीधी तरीके से, और वो यहाँ से यहाँ आ गया 270 डिग्री पे। तो अब जगह वही है उसकी, लेकिन अब वो देखा हमने सही तरीके से उसको ट्रैवल करवा के यहाँ पहुँचाया है। तो अब वो 90 गलत तरीके से नहीं दे रहा, बल्कि वो सही तरीके से 270 डिग्री दे रहा है, और ये पोर्शन हमने निकाल दिया। तो इस तरह से ये देखें हमारा आंसर आ गया। अब ये पॉजिटिव भी आ रहा है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 2π से छोटी, यानी 360 डिग्री से छोटी आ रही है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है tan θ = 1, और ये तो काफ़ी सिंपल सा है। तो इसमें आपने ये करना है कि थीटा को अगर हम इधर ही रखते हैं, तो ये देखें ये जो tan है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan को उधर आप ट्रांसफ़र करते हैं और आप इसको लिखते हैं tan इन्वर्स। और ये मैं पहले भी काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये tan इन्वर्स कैसे बनता है। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर पे ये करना है कि ये tan इन्वर्स कैलकुलेट कर लेना है 1 का। तो आप ये देख सकते हैं, शिफ्ट दबा के हमने लिखा 10, ये देखें, और 1 प्रेस कर दिया, क्योंकि tan इन्वर्स देखें हमने 1 लेना था ना। ये देखें, तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक, तो ये आप इसको ले लें 45 डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा देखें, ये स्टेप थे इसके। और 45 डिग्री आप देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटी वैल्यू है, और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। अच्छा, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट में आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू √12/3। तो इसमें आपने ये करना है कि जैसे कि हम सीकेंट को सीकेंट और कॉट की डायरेक्ट तो नहीं निकालते, तो आप इसलिए देख लें कि सीकेंट थीटा जो है ये किसके इक्वल है। सीकेंट थीटा जो है ना, ये देखिए मैं साइड पे लिख रही हूँ, सीकेंट थीटा जो होता है ना वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम अगले स्टेप में ये करेंगे कि सीकेंट थीटा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा इसकी जगह पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ना फिर लिख दिया cos थीटा।
जबकि इस तरफ जो है ना आपकी फ्रैक्शन, इसको अभी आप एज इट इज़ लिखते हैं जैसे कि लिखी हुई है। जस्ट मैंने सीकेंड थीटा की जगह 1/cos थीटा लिखा है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं थीटा वाली, इनको हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हमने इनको न्यूमरेटर में लेके जाना है। और इस वजह से अब इनको जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होती क्क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, और cos थीटा और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया cos थीटा और 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई हो गए। अब 3 1 ज़ा क्या हो गया, 3 हो गया, जबकि ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ गया cos थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 12। अच्छा, यहाँ पे ना अब आप एक काम करें कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है ना, अब इसको उठा के नेक्स्ट स्टेप में ना इधर ले जाएं डिवाइड की फॉर्म में। इससे ये होगा कि हमें जो है ना सिर्फ cos थीटा चाहिए ना, cos थीटा चाहिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वैल्यू साथ नहीं चाहिए तो वो हट जाएंगी। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 12 को चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा के साथ, उस तरफ जाके ना ये बन जाएगा 3/√12 और इस तरफ आ जाएगा cos थीटा। ये सारा जो हम काम कर रहे थे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि cos थीटा डिनोमिनेटर में था। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद cos थीटा डिनोमिनेटर में नहीं रहा, ठीक है, डिनोमिनेटर बल्कि सारे ख़त्म हो गए। फिर दूसरा मसला ये आ रहा था यहाँ पे कि cos थीटा के साथ कुछ और होना नहीं चाहिए था, मतलब कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी ना स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो मैं इसको वहाँ ले गई, उस तरफ ले गई, तो यूँ ये चूँकि पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अच्छा, अब दूसरा ये है कि हमने जस्ट यहाँ से थीटा को अकेला करना है और cos को उधर ट्रांसफ़र करना है। तो जब cos उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके cos इन्वर्स हो जाएगा। cos को मैं देखिए वहाँ ले गई तो ये वहाँ जाके जो है वो cos इन्वर्स हो गया और 3/√12 और उस तरफ थीटा रह गया। अब आप कैलकुलेटर से ईज़िली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो शिफ्ट दबा के फिर cos प्रेस करें, cos इन्वर्स हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन है तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन वाला बटन मैंने प्रेस किया, 3 लिखा पहले, 3 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12 लिखना था नीचे, नीचे के लिए ये प्रेस किया, फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये देखिए, ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फिर 30 डिग्री एंगल मिल गया। और आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 360 से छोटी है और नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आप जस्ट ये करेंगे कि cos को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे जस्ट थीटा रह जाएगा और आप लिखेंगे cos को जब वहाँ लेके जाएंगे तो वो cos इन्वर्स ऑफ 0 बन जाएगा, ठीक है ना। और अब आपने जस्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं cos इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके cos करेंगे, cos इन्वर्स और 0 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इस तरह से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ये हमने ले ली। और ये 0 से बड़ी है, 360 डिग्री से छोटी है और नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी मसला नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया।